नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। जो हमारा एक साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है उसके हम दोस्तों चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि इस हफ्ते यानी कि 14 जनवरी से लेके और हम आज तक की बात करें तो क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या इश्यूज रहे, उन सब पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। क्या क्या न्यूज़ रही, क्या क्या खबरें रही। शुरुआत करते हैं दोस्तों किससे आपका, कि हम अपने ही बॉर्डर की बात करें, अपने आसपास के एशिया की बात करें। तो सबसे ज़्यादा जो सुर्खियाँ बटोरी इस बार इस हफ्ते, वो पाकिस्तान और ईरान के मुद्दे ने बटोरी। हुआ ये कि ईरान के एनएसए गए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की नेवी गई हुई थी ईरान के अंदर होर्मुज स्ट्रेट पे डील करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तभी अचानक खबर ये आई कि ईरान के द्वारा बलूचिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को दोस्तों देखते हैं तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर ईरान के द्वारा स्ट्राइक की गई कुछ सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसमें सबसे प्रमुख था जैश अल अदल। उस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों अटैक किया गया। पाकिस्तान ने हालांकि ये कहा कि हमारे कुछ निर्दोष लोग मारे गए, पाकिस्तानी लोग मारे गए, एलिगेशन लगे। बदले में दोस्तों पाकिस्तान ने भी नेक्स्ट डे ईरान के अंदर, जो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है, एक्चुअली जो बलूचिस्तान है वो दो एरियाज में है। पहला एरिया आपका पाकिस्तान के अंदर वाला है, और दूसरा आपका ईरान से जो बॉर्डर सटता है पाकिस्तान का, सिस्तान और बलूचिस्तान, वहाँ भी है। और वहाँ पर दो ग्रुप, जिसमें आपका एक बीएलए और साथ में आपका बीएलएफ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जिसको पाकिस्तान ये मानता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा स्ट्राइक की गई और वहाँ पर अटैक हुआ। अटैक के बाद हालांकि पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली कहा कि हमने जो हमला किया है ये उस एरिया में किया है जहाँ पर ईरान की सरकार की पहुँच नहीं है, और दूसरा ये वो एरिया है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं जो अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान चल रहे हैं। और दोस्तों ये जो बीएलए है, बीएलए बात करता है बलूचिस्तान की आज़ादी की, यानी कि जो पाकिस्तान के पास एरिया है उस बलूचिस्तान को अलग करने की बात करता है। तो वहीं जैश अल अदल ये ईरान वाला जो आपका एरिया है सिस्तान बलूचिस्तान, उसको अलग करने की बात करता है, उसको अलग करने की, सेपरेट करने की बात करता है। इस पर अटैक हुआ, यानी कि पाकिस्तान ने बहुत साफ सुथरा, या कह लीजिए पाकिस्तान ने बहुत ही, जिसे ईरान भड़के नहीं, और बहुत इस तरह से बात की कि ये जो अटैक हमने किया ये बीएलए और बीएलएफ के ऊपर किया, जो पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एक कवायद होने लगी, कवायद ये होने लगी, क्या अब जो ये वॉर इजराइल फिलिस्तीन का था, क्या अब ईरान और पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आज की बात यह है कि दोनों ने दोबारा से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल कर लिए हैं। उन रिलेशन को क्या कर लिए, बहाली कर ली है। बात क्या थी, ये तो एक बात हुई कि यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम लेकर हुआ, लेकिन बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी। बहुत सारी कड़ियाँ क्या जुड़ी, भारत से ईरान विजिट करने के लिए गए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, और जैसे वो विजिट करके आए तो विजिट करने के बाद ईरान के द्वारा जैश अल अदल के ऊपर ये अटैक कर दिया गया। जैश जो संगठन है अल अदल्स, ये दोस्तों वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दोस्तों कुलभूषण जाधव को, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान ये कहता है कि ये रोके एजेंट हैं, उनको ईरान से ही हाईजैक किया था इसी संगठन ने, जैश अल अदल ने ही, और ये पाकिस्तान को जाकर पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सौंप दिया था। इसलिए बहुत चर्चा में दोस्तों जैश अल अदल भी आया था, और कई बार जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में कई बार हमले किए हैं, यहाँ तक कि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर भी हत्या का प्रयास इस संगठन ने किया था। ऐसे हम देखें जो इस वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में
जो संगठन BLA है 70 से चल रहा है, 1970 से चल रहा है, और अक्सर इन न्यूज़ में रहता है, खासतौर से चीनियों के ऊपर भी। गवादर पोर्ट के आसपास जो चीनी बस्तियां हैं, चीनी इंजीनियर्स हैं, उन पर अटैक को लेकर चर्चा ये हुई कि भाई भारत के विजिट करने के बाद ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों, भारत के विजिट करने का कारण क्या था? आप जानते हैं कि यहाँ यमन में जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने दोस्तों इंडियन शिप्स को टारगेट किया था। और हम सब जानते हैं कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ कहीं ना कहीं बैक में है किसके? आपके कौन? ईरान है। हालांकि हुतीज़ का भी अपना एक रीज़न है इस अटैक को करने का। हुतीज़ आज ये कह रहे हैं कि जो इजराइल से आने जाने वाले जितने शिप्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। किस लिए टारगेट करेंगे? क्योंकि इजराइल जो है गाजा में क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। 25,000 लोग वहाँ मार दिए, तो हम फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल को अटैक करेंगे। उसने केवल इजराइल के शिप्स को नहीं, अमेरिका के शिप्स को भी अटैक किया। और जब अमेरिका के शिप को अटैक किया तो अमेरिका ने यूके आदि देशों के साथ मिलकर हुतीज़ के ऊपर यमन में कार्रवाई की। इंडिया के भी शिप पर अटैक हुआ। उस अटैक के बाद अमेरिका ने कहा कि भाई आप आएं, और इंडिया से कहा कि आप आएं और मिलकर हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हमने ऑपरेशन को नहीं चुना, हम गए ईरान के पास, क्योंकि हम जानते हैं हुतीज़ को सपोर्ट करने वाला कौन है? वो है आपका ईरान। ये माना जाता है कि हुतीज़ जो है वो ईरान के क्या है? बैक में है, या ईरान का प्रॉक्सी आपका हुतीज़ है। हुतीज़ दोस्तों लंबे समय से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ की जो सलाह गवर्नमेंट है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी उस सलाह गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहता है, और जो दोस्तों यहाँ पर ईरान है, ईरान हुतीज़ को सपोर्ट करके ये कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी का एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। लास्ट ईयर सऊदी ने क्या किया? हुतीज़ के साथ एक समझौता कर लिया, शांति का समझौता। तो फिलहाल ये सऊदी के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन इजराइल के अगेंस्ट एक्टिव हो गए। हुतीज़ का दोस्तों ये भी है कि वो चाहते हैं कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए इंटरनेशनली, तो फिलिस्तीन के बहाने उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया। भारत ने सीधे युद्ध में न जाकर हम जाकर विजिट किए, कहाँ पर? ईरान के अंदर। और ईरान से कहा भाई ये सब क्या चल रहा है, इसको आप रोकें। ईरान ने कहा भाई आप तो पूरा एकदम से अमेरिका करने लगे हैं, और आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, और हमको बायकॉट कर। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के द्वारा अमेरिका, इजराइल, सऊदी, इन सब देशों के द्वारा एक आईमैक प्रोजेक्ट, जैसे आपका आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर दोस्तों बनता है, तो इससे कई देशों को चिंता हुई। जैसे चाइना को चिंता कि हमारा BRI जो है वो एकदम फेल हो जाएगा, यानी कि वो एकदम असफल हो जाएगा। दूसरा, ईरान को भी लगा कि तो मेरा बाईपास हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो चाबार पोर्ट है वो क्या हो जाएगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो हम देखते हैं कि पूरा आपका यूरोप तक ले जाने की योजना रशिया होते हुए, जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है, और अश्वगार क्रार जो हुए थे वो इसी को लेकर हुए थे। तो चाबार हमारा पास से चला जाएगा, नहीं हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। और दोस्तों क्या है कि इंडियन ओशन में ये कुछ एरियाज ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है। हम किस किस एरिया की बात करें? एक तो ये रेड सी की दोस्तों बात करें, दूसरे दोस्तों ये होमोज स्टेट की बात करें, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर ये मलक्का स्टेट की बात करें। ये 3 एरिया ऐसे हैं जो इस पूरे इंडियन ओशन का एक पूरा आपका ट्रेड रूट कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो ईरान बैठा है, ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो जब चाहे होमोज स्टेट को ब्लॉक कर देता है। दूसरा दोस्तों हम देखें यहाँ पर इजराइल में गाजा जो फिलिस्तीन, यहाँ पर हमस, और यहाँ पर दोस्तों हुतीज़, तो ये पूरा एरिया, और यहाँ पर इंडिया। हालांकि यहाँ पर जिबूती करके आप जानते होंगे, जो चीन के पास, जिसने अपना नेवल बेस कैंप बनाया हुआ है जिबूती के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है? पूरा रूट हो जाता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए भी चिंता है कि अगर यहाँ दोनों जगह ही इश्यूज बनते हैं तो भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई, ये चीन के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि चीन के लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं बनता है क्योंकि चाइना के और ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं।
चाइना ने 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर की 25 वर्ष का प्लान बनाया है ईरान में इन्वेस्टमेंट करने का, 5 ईयर प्लान, 25 ईयर प्लान, कि हम 400 मिलियन का क्या करेंगे, बिलियन का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या है, चीन के इन्वेस्टमेंट हैं। आप सीपैक के माध्यम से भी जानते हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। वो ज़्यादा कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, और चाइना का पैसा पूरा लग चुका है, काफ़ी पैसा लग चुका है, उनके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। अगर ये ईरान और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ते तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक चिंता का विषय बनता। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि चाइना के प्रयास के द्वारा इसको कहीं ना कहीं क्या किया गया, जो ये वॉर होने वाला था ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उसको रोका गया। इधर जब हम ईरान विजिट किए तो हमने ईरान को क्या ऑफर दिया, ईरान का एक तुमने चाबार पोर्ट को, ईरान लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि चाबार पोर्ट को एक सेज की तरह डेवलप किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाया जाए, और साथ ही चाबार के साथ साथ वहाँ पर ईरान की पूरी कोशिश ये है कि वहाँ पर आपकी जो क्रिकेट टीम वगैरह होती है वो भी आईपीएल वगैरह वहाँ पर खेले जाएं। जैसा अफगानिस्तान में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया क्रिकेट टीम को लेकर, वैसे ही चाहता है ईरान भी कि भारत हमारी सहायता करे, आईपीएल जैसे गेम हमारे यहाँ पर हो, क्योंकि इससे बहुत सारे टूरिज्म भी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। हमने ईरान के साथ इसी को लेकर समझौता किया कि हम चाबार पर दोबारा अपना क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, दोबारा से हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोबारा उसको डेवलप करेंगे। तो ये समझौता दोनों के बीच में हुआ है, एक सहमति बनी है। दूसरा हमने क्या किया कि ईरान के साथ अपने कल्चर टाइज को बढ़ाया। 2004 में दोस्तों हमने क्या था कि बहुत सारी हमारी जो लैंग्वेज हैं, हमने करीब 9 कल्चरल लैंग्वेज को हमने इसमें जोड़ा है, जिसमें हमने पर्शियन लैंग्वेज को भी उसी जो 9 लैंग्वेज थी उसके अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है कि हम पारसी लैंग्वेज को भी एक कल्चरल लैंग्वेज मानेंगे। तो ये दोस्तों भारत के द्वारा ईरान के साथ बेटर रिलेशन बनाकर हमने कहीं ना कहीं जो हूती रेबल्स हैं उनको दोस्तों कंट्रोल करने का प्रयास, नियंत्रण करने का प्रयास, यानी कि एक डिप्लोमेटिक विन को हमने दोस्तों प्रयास किया। तो कुल मिला के बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान में अगर वॉर होता तो ये वॉर अमेरिका के लिए तो विन विन सिचुएशन होती, हमारे लिए भी ये सिचुएशन अच्छी रहती, कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और आप जानते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा पाकिस्तान प्रेशर में रहता है, क्योंकि डूरंड लाइन को आज तक अफगानिस्तान ने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना है। भारत के साथ भी दोस्तों बात करें तो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर के अलावा गुजरात में सशक्तिकरण और कश्मीर तो हमारा है ही, वहाँ उसको हैवी अपनी फोर्स डिप्लॉयड करनी पड़ती है। अगर ये वॉर शुरू हो जाता तो होता क्या कि पाकिस्तान को इस बॉर्डर से अपनी आर्मी को हटाकर यहाँ पर डिप्लॉयड करना पड़ता। उस डिप्लॉयमेंट में क्या होता कि हमारे लिए बेनिफिट हो जाता, हमारा पूरा जो ये बॉर्डर है इस पर हमको काफ़ी ज़्यादा टेंशन रिलीफ हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी इधर चीन हमारे साथ दोस्तों क्या है, लंबे समय से, आप जान रहे हैं कोविड के समय से ही वहाँ पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर से बॉर्डर प्रेशर बनता है, तो हमारे लिए एक बेटर सिचुएशन बनती। दूसरा क्या था दोस्तों कि पाकिस्तान को लेकर बड़ी चर्चा भी है कि पाकिस्तान में भी चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो ईरान को इस तरह से रिटेलिएट कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने किया, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके दोस्तों क्या हो रही है, किरकिरी हो रही है। और ये बात भी निश्चित है, जो भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर नवाज शरीफ, यानी कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी दोस्तों पार्टी जो है वहाँ पर आने वाली है, वही दोस्तों क्या होगी, चुनाव जीतेगी। क्योंकि जो वहाँ पे बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं इमरान खान, इमरान खान को दोस्तों इन्होंने क्या जेल में डाला हुआ है, इनके सपोर्टर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं काफ़ी सारे, काफ़ी मिनिस्टर्स को इन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है। इवन उनका जो चुनाव चिन्ह है इमरान खान का, वो बैट, वो उनसे ले लिया गया है। उनकी अगर कोई रैली वगैरह होती है, अगर कोई ऑनलाइन भी होती है, तो इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। लगातार आर्मी जो है दोस्तों इमरान खान को बैकफुट पे लाना चाह रही है। अब जो इमरान खान है दोस्तों, आप इमरान खान के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने पूरा चाइना को सपोर्ट किया था और अमेरिका के अगेंस्ट खूब बोले थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट बोले थे। नवाज शरीफ शुरुआत में तो दोस्तों जब थे ये आर्मी के अगेंस्ट हैं, लेकिन हाल में इनका जो नजरिया चल रहा है वो आर्मी के सपोर्ट में है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके टाइज एक तो सऊदी से दोस्तों बड़े अच्छे हैं और साथ में अमेरिका से बहुत अच्छे हैं।
तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि यहाँ पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी, यानी कि अमेरिका के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी नवाज शरीफ के आते ही। माना जा रहा था कि अमेरिका चाह रहा है ये उलझ जाए। इसके उलझने से क्या होता कि जो अमेरिका ने हूतीस पर कार्रवाई की है, या इजराइल में जो हमस पर कार्रवाई चल रही है जिसको अमेरिका बैक कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता, अमेरिका को काफ़ी रिलैक्स मिल जाता। चाइना रशिया तो चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ भी उलझे, यूक्रेन में जो उलझा हुआ है उससे थोड़ा सा रिलीज मिल जाए, क्योंकि यूक्रेन में लंबे समय संघर्ष चल रहा है। और दूसरा हम देखें ताइवान को लेकर, कि ताइवान को लेकर जो प्रॉब्लम चलती रहती है चाइना और ताइवान के बीच में, वो इश्यूज में थोड़ा रिलीफ हो जाए। लेकिन अमेरिका ने ये नया एक फ्रंट खोलने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रंट अभी तो लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा से बहाल हो गए हैं, तो ये चाइना के पक्ष में हुए हैं। तो ये दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अमेरिका, हम जब आईआर को देखते हैं तो आईआर में काफ़ी सारी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं तो कुछ रीजन यानी कि क्षेत्रीय जो इश्यूज होते हैं वो भी होते हैं, और तीसरा वर्ल्ड पावर यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी रीजन होता है। तो एक तो दोस्तों ये न्यूज़ थी जो ईरान को लेकर थी, पाकिस्तान को लेकर थी, और आपका हूतीस को लेकर थी। तीसरी दोस्तों जो न्यूज़ आई है, अमेरिका ने अभी प्रस्ताव दिया कि जब ये हमस का संघर्ष जो चल रहा है इजराइल हमस का, ये शांत हो जाए, तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को जो 1988 में यूएनओ के द्वारा लाया गया था, टू नेशन थ्योरी, उसको दोस्तों क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन कल 18 जनवरी को बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेंटी के क्या है, अगेंस्ट है, हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट है। दोस्तों हर देश के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो एक ही इशू होता है, संप्रभुता और सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो ईरान के ऊपर जो अटैक किया, दोबारा किया, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दिखाया कि भाई हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा, और वो भी ऐसे टाइम में जब इस प्रकार की हाई लेवल विजिट हो रही है। आपने अटैक एक तरफा किया, बहुत सारे चैनल थे, पाकिस्तान इसी मुद्दे को उठाया। फिर ईरान की बात दोस्तों ये थी, हालांकि ईरान के बाद अटैक होने के बाद दोनों शांत हो गए हैं, तो ईरान को भी ये बात था कि हमारी संप्रभुता, सुरक्षा। मुझे लगता है कि फिलहाल की शांति है, आगे टेंशन बढ़ेगी जरूर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ईरान की सोवरेंटी और सुरक्षा को क्या किया, दाव पे रखा है। और आप लगातार देखेंगे ईरान हाल के दिनों में, चाहे वो इराक के अंदर बात हो या सीरिया के अंदर बात हो, उसने काफ़ी ज़्यादा जगह स्ट्राइक की है, अटैक्स किए हैं। यानी कि जैसे मोसाद का उसको पता चला इराक के अंदर, वहाँ पे उसने अटैक किया, सीरिया के अंदर किया, तो कई जगह ईरान ने अटैक किया, यानी कि बहुत अग्रेसिव पॉलिसीज़ को ईरान ने क्या अडॉप्ट किया है। अब यूएन की दोस्तों जब बात हुई तो इसराइल ने उसको मना कर दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका और इसराइल के बीच में इस बात को लेकर तनाव हो सकता है, हालांकि उम्मीद कम है। कम क्यों है दोस्तों? जो ये इसराइल का मैटर है, इसराइल की जो बसावट है, वो बसावट की गई है खुद किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा ही यहाँ पर दोस्तों इसराइल को क्या किया गया था, सेटल किया गया था। उसके पीछे दोस्तों बड़ी नीतियाँ हैं, बड़ी पॉलिटिक्स हैं। अगर हम उन सब पॉलिटिक्स की दोस्तों बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में हमको बहुत पहले भी जाना पड़ेगा। और हम देखें जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जब इजिप्ट ने अरब राष्ट्रवाद की बात कही, टर्की ने बात कही कि हम बात करेंगे किसकी, सोशलिज्म की, कमाल पासा वहाँ पर आए, उन्होंने सोशलिज्म की बात की। सऊदी अरब ने बात की इस्लामिक एकता की बात की, बाद में उसने सऊदी ने ओआईसी भी बनाया। और हम देखें कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा रहा है, अपने अपने अकॉर्डिंग हर देश ने इसका क्या किया, समर्थन किया है। तो तब जब इस प्रकार का कोल्ड वॉर के दौरान इस प्रकार की आशंका लगने लगी थी, क्योंकि 1920 में ही इजिप्ट के द्वारा बात कर दी गई थी, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर दी गई थी, यानी कि जो आपका एक मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको सामने लाने की बात की, हम लोग सब मिलकर क्या करेंगे। उस तरह के समय समय पर ये आंदोलन चलता रहा कि हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रदरहुड आंदोलन है उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो अमेरिका को ये बात लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अरब बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर आपका यहाँ पर आपका जो रहेगा इस्लाम बेस्ड पॉलिटिक्स रहेगी। तो जरूरी क्या था कि इस रीजन के अंदर किसी ऐसे देश का होना जो हमारे द्वारा यहाँ पर अनरेस्ट रखे, और यहाँ पर क्या रहे, हमेशा अनरेस्ट रहे। देखिए जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका है।
यानी कि एक तरफ काफ़ी रिच कंट्री, एक तरफ काफ़ी गरीब कंट्री, और बीच में दोस्तों आपका वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया ऐसा क्या है कि वर्ल्ड का एनर्जी का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है आपका, एक तरह से मान लीजिए एनर्जी का हब है। ये एनर्जी आज अमेरिका को तो नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी एनर्जी को डेवलप कर चुका है, उसको यहाँ बहुत सारी मतलब मिल चुके हैं, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, पहले के रिजर्व है। अमेरिका अब यहाँ से तेल नहीं ले रहा है, और यूरोप भी दोस्तों तेल खरीदने लगा था आपका रशिया से। इससे पूरा जो तेल ले रहा था वो इंडिया और चाइना ही दोस्तों दोनों दोनों क्या रहे थे, इस एरिया से आपका तेल ले रहे थे। यहाँ पर जितना अनरेस्ट रहेगा, अब जो कहानी है अमेरिका के लिए, वो एनर्जी की तो कहानी नहीं है, लेकिन क्या प्रभुत्व की है, कि यहाँ पर किसका प्रभुत्व रहे। अमेरिका लगातार पहले तो हम बात करें, इजिप्ट के द्वारा इजराइल को मान्यता दी गई थी, फिर बाद में हम देखें दोस्तों जॉर्डन के द्वारा मान्यता दी गई थी, अभी हम फिलहाल में देखें तो यूएई और आपका बहरीन के द्वारा मान्यता दी गई। बहरीन में तो आप जानते हैं अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। आज हम देखें दोस्तों सऊदी और यूएई दोनों ही अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। दोनों ही दोस्तों क्या है कि सर्विस बेस इकोनॉमी को बढ़ रहे हैं। यूएई में अगर आप देखेंगे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आप देखेंगे सबके ऑफिसेज हैं। इसी बेस पर आप देखेंगे तो दोस्तों सऊदी भी क्या कर रहा है, पूरा आपका इस प्रकार के एक प्लान काम कर रहा है, जिसको जो आपको बोला है प्लान 2030, उसके तहत दुनिया भर के ऑफिस अपने आप बनाने का प्रयास करें, सर्विस बेस इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के उस तरह के इंटरेस्ट तो नहीं रहे कि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रभुत्व को जमाने की उसकी क्या है, पूरी एक कोशिश है। शुरुआत में दोस्तों इजिप्ट ने तो अरब राष्ट्रवाद की बात की। इधर हम बात करें, टर्की लेके चला कि हम लोग सोशलिज्म को लेके चलेंगे। सऊदी यूएई ने दामन थामा किसका, आपका अमेरिका का। शुरुआत में हम देखें तो मुद्दा जो था फिलिस्तीन का, वो हमेशा इजिप्ट ने क्या किया, आगे बढ़ाया। इजिप्ट के बाद में हम देखते हैं जब इजिप्ट कैंप डेविड समझौते के तहत फिलिस्तीन का मुद्दा छोड़कर इजराइल और इजिप्ट में एक समझौता हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जॉर्डन करता है ओस्लो एग्रीमेंट के तहत। फिर मुद्दा इसको आगे बढ़ाता है इराक, और इराक भी कब बढ़ाता है, जब इराक कुवैत पर अटैक करता है। इराक ईरान के वॉर के बाद 90s में, तो इराक क्या बोलता है, सद्दाम हुसैन क्या बोलता है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को खाली कर दे तो हम कुवैत को खाली कर दें। हालांकि सद्दाम हुसैन जो थे वो पहले अपने आप को एक सेकुलर जैसे दिखाया करते थे, क्योंकि सोशलिस्ट गवर्नमेंट को लेकर चलते थे, और वो कहते थे हमें इस्लाम से इतना लेने देना नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, इस्लाम की बात करने लगे, हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे। जब बाद में दोस्तों इराक खत्म हो गया, आज ईरान क्या कर रहा है, फिलिस्तीन के मुद्दे के माध्यम से यहाँ पर अपना प्रभुत्व अपना एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है कि हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, प्रभुत्व बनाएंगे। अमेरिका दोस्तों इस बात को समझ रहा है कि एक तो यहाँ पर क्या है कि रीजनल पॉलिटिक्स है, यानी कि आपका ईरान फिलिस्तीन के बहाने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को जमाने का प्रयास कर रहा है, और ईरान का अगर प्रभाव जमता है तो ये चाइना का प्रभाव होगा, जमना प्रभाव एस्टेब्लिश करना होगा। तो दोस्तों बात यह है कि जब इजराइल ने मना किया, आप इस बात को समझे कि पॉलिटिक्स किस तरह से फिलिस्तीन को पहले मिस्र यूज कर रहा है अपने मंसूबे को लेकर, फिर आपका इराक यूज कर रहा है, फिर आपका ईरान यूज कर रहा है। तो लगातार इसको अलग अलग द्वारा यूज किया जा रहा है, आपस में लड़ते भी रहते हैं, उसको यूज करते हैं। अमेरिका चाहता है कि अब ये युद्ध खत्म हो, संघर्ष खत्म हो, और कैसे भी का एस्टेब्लिशमेंट हो। रीजन क्या है कि चाइना का किया धरा सब कुछ है, चाइना ने इसको इनिशिएटिव लिया। इस वजह से दोस्तों हुआ ये है कि अमेरिका इजराइल की पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, एक तरह से किरकिरी हुई है कि जिस तरह से इजराइल एक्शन ले रहा है, एकदम हार्ड पावर की तरह बहुत अग्रेसिव हो गया, वहाँ पर अटैक कर रहा है। करीब 25,000 फिलिस्तीनी वहाँ पर मारे गए। और देखिए दोस्तों गाजा जो है, गाजा बहुत ही क्या है आपका एक गरीब इलाका है, क्योंकि एक तरफ इजिप्ट ने दीवार बना दी है, उधर इजराइल ने दीवार बना दी है, बीच में जेल जैसा गाजा हो जाता है। और आप देखेंगे अगर इसको फिजिकल मैप में आप देखें तो ये एरिया आपको पूरा सूखा दिखाई देगा। इंडिया के इधर सब आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, लेकिन ये एरिया पूरा आपको क्या दिखाई देगा, वाइट वाइट, यानी यहाँ पे डिजर्ट वाला एरिया, कुछ पैदा नहीं होता है, खजूर खा के थोड़ी जिंदा रहेंगे। तो बड़ा गरीब इलाका है। गाजा के लोग सारे आपके इजराइल में और कंट्री में मजदूरी करने जाते थे। तो बात ये भी कही जाती है कि गाजा के लोग कैसे अटैक कर देंगे इतने गरीबी लोग। बात यह है कि इसको कहीं ना कहीं पावर्स के द्वारा, चाहे वो हिजबुल्ला है, हुतीज हैं, या आपका ईरान है, चाइना है, उसके बैक के कारण ही हमस ने अटैक किया।
तो अब हमास का सफाया होना, ख़त्म होना इजराइल के लिए ज़रूरी है। अमेरिका भी इस बात पे एग्री कि हाँ, हमास का ख़त्म होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि ये रेड सी को लेकर। अब देखिए रेड सी क्या है कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए बीच में सुएज़ कनाल बनाई गई है। और सुएज़ कनाल से दोस्तों पूरा आपका जो यूरोप से एशिया जुड़ता है वो इसी से जुड़ता है। या फिर दूसरा रूट आपका ये बैठता है जो आपका इस कंट्री, इन कंट्रीज से इंडिया या चीन में आपका सप्लाई होती है। और दोनों ही एरिया ब्लॉक हो जाता है, किसके द्वारा? यहाँ पर ईरान जब चाहे ब्लॉक कर सकता है और यहाँ पर आपके हुतीज या हमस ब्लॉक कर सकते हैं। तो अमेरिका भी चाहता है कि ये ख़त्म हो, लेकिन जिस प्रकार की किरकिरी हो रही है, जिस प्रकार के चल रहा है कि ह्यूमनिटी का लॉस हो रहा है, ह्यूमनिटी को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये सऊदी वगैरह जो ईरान के नज़दीक आ रहे थे, उसको लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि हम ये मान रहे थे कि इस वॉर के बाद कहीं ना कहीं जो आईमैक प्रोजेक्ट है, I2U2 जो आप देखते हैं, उसके थ्रू जो आईमैक प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन अभी जो गुजरात समिट हुई और यूएई के जो प्रेसिडेंट थे भारत आए, तो भारत ने और यूएई के प्रेसिडेंट दोनों ने इस बात को कहा कि हम जल्द से जल्द आईमैक शुरू करेंगे। तो अमेरिका चाहता है कि आईमैक जल्द से जल्द शुरू हो, चाइना की पॉलिसी यहाँ पर कामयाब ना हो, चाइना की पॉलिसी यहाँ पे कामयाब ना हो, तो जल्द से जल्द आईमैक शुरू हो, ताकि ये सऊदी और आपका इजराइल जो है ये सब एक हों और एक होकर यहाँ पे आपको यूरोप तक हाइफा पोर्ट के थ्रू आपका लिंकअप हो जाए, इससे आपका यूरोप से। और यहाँ भारत क्या है, इस पूरे एरिया का ब्रेड बास्केट बन जाए। अमेरिका की योजना ये है, लेकिन इस योजना से चीन को बड़ी दिक्कत है, चीन को इश्यूज हैं। तो मामला क्या है कि तो चाइना, ईरान नहीं चाहते कि जो यूएन का 2 नेशन थ्योरी का जो प्लान है वो क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सोचिएगा कि एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स किसकी आपकी हम देखें, एक तो फिलिस्तीन की आप बात करें। फिलिस्तीन का दोस्तों क्या है कि हम फिलिस्तीन को हम दो बोलेंगे, एक फिलिस्तीन, यहाँ पे दो फिलिस्तीन है। एक तो वेस्ट बैंक वाला, और वेस्ट बैंक में दोस्तों कौन? महमूद अब्बास चाहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी को मान लिया जाए, क्योंकि यासिर अराफात जो थे वही इस विचार को मान लिए थे। शुरुआत में यासिर अराफात कहते ये थे कि हम इसराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज वो कहते हैं कि नहीं, बाद में कहने लगी हो जाना चाहिए। उसी की परंपरा को आपका वेस्ट बैंक में जो महमूद अब्बास हैं वो दोस्तों लेके चल रहे हैं, अल फतेह संगठन जो वो लेके चल रहा है। लेकिन जो गाजा की हम बात करें, तो गाजा में दोस्तों आपका जो हमस है, हमस जो है 2 नेशन थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हम 2 नेशन थ्योरी नहीं मानेंगे। तो एक तो आपका हुआ पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। यही दोस्तों आपका इसराइल की भी पॉलिटिक्स यही है कि इसराइल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों आपको रेडिकल ग्रुप्स, यानी कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करें, उनके अलायंस से गवर्नमेंट बनी हुई है, वो भी 2 नेशन थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि 2 नेशन थ्योरी में दोस्तों ये होगा कि 2 देश बनेंगे, एक तो इसराइल होगा और दूसरा पैलेस्टाइन होगा। और पैलेस्टाइन को 3 एरिया मिलेंगे। 3 एरिया कौन कौन से मिलेंगे? एक तो दोस्तों एरिया मिलेगा इसराइल को, पैलेस्टीन को, आपका वेस्ट बैंक मिलेगा, गाजा मिलेगा, और दूसरा आपका ईस्ट यरूशलेम मिलेगा। ईस्ट यरूशलेम मिलेगा, यानी कि 3 एरिया से मिलकर बनेगा आपका क्या? पैलेस्टाइन। तो एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स हुई। दूसरा हम देखें रीजनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो जो यहाँ पर रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, ईरान नहीं चाहता कि ये जो यूएन का 2 नेशन थ्योरी है कामयाब हो, क्योंकि फिलिस्तीन तो एक बहाना है अमेरिका इसराइल को उलझाने का। और ईरान अगर ये सुलझ जाता है मैटर, तो ये सऊदी इन सब कंट्री को इसराइल के साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि ये सब देश क्या होंगे? बहुत ताकतवर बन जाएंगे। ईरान कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा। उधर दोस्तों चाइना भी नहीं चाहता, रशिया भी नहीं चाहता कि ये 2 नेशन थ्योरी क्या हो, कामयाब हो। तो रीजनल भी हम देखें तो आपका रीजनल बात हुई क्या, तो रीजनल में आपका ईरान नहीं चाहता कि ये थ्योरी कामयाब हो, सऊदी चाहता है कि 2 नेशन थ्योरी सक्सेस हो जाए। लेकिन हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका यूएस चाहता है कि 2 नेशन थ्योरी मान ली जाए, और दूसरा रशिया और चाइना नहीं चाहते कि 2 नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट हो। तो बात ये भी बड़ी संदेह की बात है कि क्या 2 नेशन थ्योरी हो पाएगी कामयाब या नहीं हो पाएगी, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैटर जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और फिलिस्तीन को सब यूज़ कर रहे हैं, पहले इजिप्ट ने यूज़ किया, फिर आपका इराक ने यूज़ किया, अब ईरान यूज़ कर रहा है, और चाइना, रशिया जैसे ये बाहर के जो वर्ल्ड पावर्स है वो भी कैस को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 2-3 न्यूज़ आपकी रही।
एक न्यूज़ दोस्तों आई है अभी आपकी ताइवान से। ताइवान में 3 पार्टी हैं, जिसमें मेन पार्टी आपका एक तो डीपीपी और दूसरा आपका केएमटी। केएमटी वो पार्टी है जो मेनलैंड चाइना से कोयमितांग जो ग्रुप था, तो जब कम्युनिस्ट यहाँ पर जब सिविल वॉर चल रहा था उससे वहाँ पर पहुंचे थे। काफ़ी लंबे समय तक तो वो वहाँ पे पावर में रहे, जिसको वाइट टेरर भी कहा जाता था। लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर डीपीपी पावर में है। अभी प्रेजेंट में भी जो चुनाव हुए हैं दोस्तों, जो भी इसका रिजल्ट आया 13 जनवरी के बाद, उसमें दोस्तों आपके विलियम लाई डीपीपी से द्वारा प्रेसिडेंट बने हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के द्वारा बधाई भी दी गई, और अमेरिका ने फिर जब बधाई दी गई तो चीन ने इस पर कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो। अमेरिका ने फिर बात दोहराई कि नहीं, हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका वैसे तो ताइवान को सपोर्ट करता है, दिखाता है कि हम ताइवान की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वहीं अमेरिका जो है वन चाइना पॉलिसी को भी एग्री करता है, वन चाइना पॉलिसी। तो ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है इन दोनों के बीच में। इसको दोस्तों जो चाइना, मेनलैंड चाइना है, इसको कहा जाता है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को कहा जाता है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। 70s तक तो देखें तो आरओसी ही यूएनओ का पार्ट था, पीआरसी नहीं था। बाद में आपका पीआरसी अमेरिका के प्रयास से ही यूएनओ का पार्ट बना और आरओसी बाहर हो गया। आरओसी अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन यहाँ पर जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पर 2 पार्टी मेन प्रभावी है, एक तो केएमटी और दूसरा दोस्तों आपका डीपीपी। डीपीपी दोस्तों पार्टी जो है वहाँ के ताइवान के लोकल लोगों की है, और केएमटी वो है जो आपके मेन लैंड से वहाँ पर गए थे। तो डीपीपी जो है वो चाइना के साथ मानने को तैयार नहीं, समझौता करने को तैयार नहीं है, वो अपनी संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है। केएमटी का झुकाव अब क्या है, वो चाइना की ओर होने लगा है कि हम चाइना के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक देश मान सकते हैं। जो विदेशों में रह रहा चाइना डायस्पोरा है, वो भी दोनों को एक ही मानता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। अमेरिका ताइवान को मुद्दा बनाए रखना चाहता है। अब जैसे अभी की बात है, जब अमेरिका ने इनको बधाई दी विलियम लाई को, तो चाइना जैसे ही कहा तो एकदम अमेरिका रिप्लाई आता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, और हम मानते हैं कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। तो फिर भाई सपोर्ट क्यों कर रहे हो। पिछले दिन आपने सुना भी होगा कि जो स्पीकर हैं अमेरिका के, जो उनके लेजिस्लेचर है, वो विजिट भी करने दोस्तों गई थी। तो अमेरिका कुछ कुछ इस प्रकार के करता रहता है ताकि वो चीन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखे। तो कह जी विलियम लाई यहाँ पर आए। एक न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे रही अमेरिका की। अमेरिका क्या न्यूज़ रही, अमेरिका में 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों जो कैंडिडेट थे उसमें 2 में फाइट थी। एक तो फाइट थी आपका डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और एक भारतीय मूल के नागरिक थे अमेरिकन, जिनका नाम विवेक रामास्वामी। अभी दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ है, जो कॉकस हुआ है, कॉकस यानी कि एक तरह से मान लीजिए जो लीग, मतलब क्या ना, स्थानीय लोकल जो बैठक होती है, तो रिपब्लिकन की हुई, डेमोक्रेट की हुई। तो रिपब्लिकन पार्टीज ने अपना जो कैंडिडेट तय किया है वो किया है आपका डोनाल्ड ट्रंप को। तो विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो गए, बाहर हो गए, वो आपका आउट हो गए। तो आगे चुनाव होगा तो देखेंगे कौन जीतेगा, क्या होगा, रिपब्लिकन आएंगे, डेमोक्रेट आएंगे। एक न्यूज़ दोस्तों और रही, वो रही जापान की। जापान ने दोस्तों अभी अपना एक मून मिशन किया जो कामयाब रहा, और सॉफ्ट लैंडिंग उन्होंने की चांद मून के ऊपर, और कामयाब रहा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, थोड़ी देर प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन फिर भी उनका वो कामयाब रहा। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया के बाद ये 5वां देश हो गया जापान जिसने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग मून स्पेस पे की है। लेकिन मैं बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात देख रहा था, इन्होंने करीब 1000 करोड़ में दोस्तों ये लैंडिंग की है, और वो भी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया है, कि मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अगर हम भारत की तुलना दोस्तों करें तो भारत ने आपका सॉफ्ट लैंडिंग भी की, बल्कि वहाँ पर जो हमारा लैंडिंग हुई उसके बाद हमने वहाँ पर पूरे रिसर्च के लिए भी रोवर ज़मीन पर उतरा, उसने रिसर्च भी की, और इस पूरे कार्य में 600 करोड़ में दोस्तों हमारा काम हुआ, यानी कि 40% कॉस्टिंग में हमने काम किया, कम किया। और यही बात मुझे इसरो की पसंद भी आती है कि हम अपना मंगलयान देखें और आपका अमेरिका का मंगल मिशन देखें, तो उनका आपका 7000 करोड़ में हुआ था, हमारा 700 करोड़ में हुआ था। तो ये हमारे इसरो की बड़ी बात भी है। तो इस हफ्ते दोस्तों ये कुछ खास खबरें थी जो मैंने आपको बताई, और मैं फिर कहूँगा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इस पूरे कार्यक्रम को आगे चलाता रहूं और आपको पूरे वीक में
इस तरह की न्यूज़ दोस्तों देखता रहूं। दूसरा दोस्तों, अनअकैडमी पर सेल आप चल रही है, आपको पता होगा 50% दोस्तों डिस्काउंट अभी चल रहा है। किसी भी कोर्स को आप लेंगे 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसमें दोस्तों 6 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री है, यानी कि कोई आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो 1 साल का नहीं, वो आपको 1.5 साल का मिलेगा और 50% छूट है, फ्लैट 50% छूट है। और बहुत सारे दोस्तों हमारे यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच फॉर IAS PCS IAS IPS 2025 चल रहा है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। ये हमारे दोस्तों टीम है। ये दोस्तों आपको फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर हैं, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं, सब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। स्कॉलरशिप दोस्तों टेस्ट भी आपका 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे ही होगा। इसको आप दे सकते हैं और काफ़ी सारे आपको इसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, प्राइसेस मिलेंगे। इसमें लैपटॉप भी है आपका, मैकबुक भी है, स्मार्टफोन भी है, तो अमेज़न के कुछ आपके कार्डशिप भी हैं। तो अभी बेटा ऑनलाइन प्रीमियरली टेस्ट सीरीज़ आपका स्टार्ट 2499 में। टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडीज PDF ये भी आपका 2999 में, और टेस्ट सीरीज प्लस 20 प्रिंटेड बुक 6999 में आपको अवेलेबल है। और कोई भी दोस्तों कोर्स आपको परचेज करना है तो आप निपुण A10 कोर्स को आप दोस्तों कोड को यूज़ कीजिएगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं, निपुण A10। इस कोड को दोस्तों आप यूज़ कीजिएगा, पर्सनल आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी और साथ में आपको जो भी आपको लेना है उसमें आपको और भी डिस्काउंट मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा ज़रूर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।